अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आप लोगों ने चैप्टर स्किप किया था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 से दोबारा काम स्टार्ट करें। बुक पे ओपन करें पेज नंबर 59। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब आपने पढ़ना है अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अबाउट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले आपको पेज नंबर 59 पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करवाए जाएंगे, आपने वो करना है। आपकी 2 डेज़ की डायरी इसी लेक्चर में आपको मिलेगी। पेज नंबर 59 कंप्लीट होगा। पेज नंबर 60 जो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड से पहले तक। ठीक है, इसको डिवाइड कर दूंगी, आपने 2 दिन में याद करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस मार्क करने शुरू करें। पेज नंबर 59 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस पर क्वेश्चन मार्क करें, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करें व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, और उसमें जहाँ डुप्लेट और ऑक्टेट रूल बोल्ड करके लिखा हुआ है उस पर ब्लॉक बनाएं। ठीक है, ब्लॉक बनाने के बाद नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पे आप देखें। सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको मार्क करें, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको वहाँ पर नज़र आएंगे कुछ इस तरह के बुलेट पॉइंट्स नंबरिंग में लिखे हुए हैं 1 2 3 में। वहाँ पर नया क्वेश्चन लिखिए, हाउ कैन एटम्स अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, हाउ कैन एटम्स अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। उसके बाद आपने नीचे वाले पैराग्राफ्स नहीं करने, केमिकल बॉन्ड पे आ जाएं। केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले आपने केमिकल बॉन्ड बोर्ड करके लिखा हुआ है, पहली 2.5 लाइन्स हैं, उस पर लिखें डेफिनेशन की हेडिंग। और उसके बाद इसी तरह लास्ट पे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एग्जांपल लिखी हुई नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल HCl एंड NaCl, प्लस ना लिखें एंड लिखें, एंड NaCl। सेकेंड पैराग्राफ पर आप हेडिंग दें ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल को लिखें और उसके बाद आपके पास आएगा, नेक्स्ट पेज पर चलें तो वहाँ लिखा हुआ है डुप्लेट रूल। ठीक है, ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की एक्सप्लेनेशन है फर्दर, जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ी है। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 60 पर थर्ड पैराग्राफ है, व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स। नज़र आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर जो लाइंस लिखी हुई हैं, बिल्कुल यही वाला पैराग्राफ। उस पर क्वेश्चन लिखें, which forces are responsible for the formation of a chemical bond। रिपीट कर रही हूँ, which forces are responsible for the formation of a chemical bond। आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी बुक प्लान कर ली होगी, सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये जो चीज़ें हमने मार्क की हैं एक्चुअल में ये क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपने देखी कि व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। हाँ, माइंड में क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है कि एटम्स एक दूसरे से रिएक्ट क्यों करते हैं। तो एक भी चीज़ आप याद रखें, नेचर में हर चीज़ जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करती है, हर चीज़ स्टेबिलिटी गेन करती है। तो एटम्स भी इसी तरह से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। अब वो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि एटम स्टेबल किस तरह से होते हैं और वो रिएक्ट किस किस तरह से करते हैं, इसकी डिटेल हम फर्दर देखेंगे। एटम के लिए स्टेबल होने का मतलब है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, अगर एटम्स की आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो वो एटम स्टेबल होता है, और अगर आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो तो वो अनस्टेबल होता है, फिर वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? अगर तो आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट शेल है के, मतलब किसी एटम का पहला शेल ही उसका आखिरी शेल है और वो के है, तो के में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है 2। अगर उसकी कैपेसिटी 2 है तो फिर वो एटम्स जो हैं उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन करते हैं। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूरा हो जाए वो स्टेबल हो जाएगा। अगर के अलावा कोई और शेल उसका वैलेंस शेल है या उसका आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, और जब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है तो हम कहते हैं एटम स्टेबल हो गया। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसका फर्स्ट शेल ही उसका लास्ट शेल है, तो वो स्टेबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फिर वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कंप्लीट करता है। सेकेंड अगर हम देखें तो वो सेकेंड एलिमेंट है हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हीलियम स्टेबल है। तो आपने याद रखना है, जब एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं उसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल, और जब एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं उसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम वो एटम्स हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, बाकी सारे एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल।
ठीक है। अब एटम्स किस तरह से डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं वो भी हम देखते हैं, और उससे पहले हमने देखना है अबाउट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के बारे में आपको पता है, नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैसेस लास्ट ग्रुप में मौजूद है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये एलिमेंट जो है ये रिएक्ट नहीं करते। अब क्यों रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये स्टेबल है, दे आर स्टेबल। और स्टेबल होने का मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। इनमें अगर डुप्लेट रूल को फॉलो किया जा रहा है तो 2 लाइक इन हीलियम, और अगर बाकी एटम्स ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं तो इन्हें किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्टेबल है, इट्स सेल्फ स्टेबल है। अगर हम नोबल गैसेस की बात छोड़ दें कि अच्छा ये तो स्टेबल है, नोबल गैसेस के अलावा बाकी पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स वो किस तरह से स्टेबिलिटी गेन करते हैं, वो किस तरह स्टेबल होते हैं, उसे हम स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एटम्स रिएक्ट किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही था कि हाउ कैन एटम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। देखिए ना, अगर एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होंगे तभी तो वो रिएक्ट करेगा, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब वो रिएक्ट कैसे करता है, अगर तो किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। ठीक है, वो किसी दूसरे एटम को अपने ये इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। अगर कोई एटम जिसकी आउटर मोस्ट शेल में होने तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, लाइक 5 हो, 6 हो या 7 हो, 8 से कम बट 5 से ज़्यादा, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। ठीक है, 5 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 6 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो वो 2 गेन कर लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट है आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, अगर तो हमने पढ़ा 3 या लेस देन 3, 5 और मोर देन 5, अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो या इसके अलावा भी कोई कंडीशन बनती हो तो तीसरी कंडीशन ये है कि एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। देखो, 3 ही तरह से एटम्स अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, या वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। और इन तीनों तरह से वो क्या कोशिश कर रहे होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने स्टडी करना है अबाउट केमिकल बॉन्ड के केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स। वो एटम जो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन के दौरान उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म करते हैं हम वो भी आगे देख लेते हैं। उससे पहले आपको ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन दी हुई है, द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल ईदर बाय शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ये बात आपने याद रखनी है कि एटम्स ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कंप्लीट करना है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, गेन करें या शेयर करें। ठीक है, ऑक्टेट रूल के लिए आपको बताया गया कि एटम्स ट्राई क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस की जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें। नोबल गैस क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस वो क्राइटेरिया हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। उसके बाद इसी तरह से डुप्लेट रूल की बात बताई गई है कि डुप्लेट रूल के लिए एटम्स क्या करते हैं, डुप्लेट रूल के लिए एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, शेयर करते हैं या गेन करते हैं, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल जो कि के है इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, बेसिकली एटम्स चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, गेन करें या शेयर करें, मकसद उनका एक ही होता है, स्टेबिलिटी गेन करना। स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब है कि डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक पैराग्राफ मिसिंग है, आप लोग बुक्स पे देखें, बुक पे है आपके पास पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 में जो फर्स्ट पैराग्राफ ही आ रहा है ये 2 लाइंस के बाद, उस पर देखिए लिखा हुआ है आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो जो आयोनिक बॉन्ड के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस और स्टैटिक का मतलब है रुके हुए। इट मीन्स कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से 2 एटम्स के दरमियान या 2 आइंस के दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में रिजल्ट करती है और वो होता है आयोनिक बॉन्ड।
तो आयोनिक बॉन्ड में आपको याद है ना, दो ऑपोजिट आइंस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये दो ऑपोजिट आइंस एक दूसरे के पास आते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, और इनकी अट्रैक्शन की वजह से उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से हो। तो ये स्टैटिक चार्जेस ही तो होते हैं। NaCl में आप देखो, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, ये स्टैटिक होते हैं, ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, उसमें आपको बताया गया है कि जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने का मतलब एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके दरमियान में दो तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन। ठीक है, उनके एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, जबकि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होती है। इन दोनों में से जो फोर्स डोमिनेट कर जाती है वो ही रिजल्ट करती है कि या तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी या नहीं। अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करे तो दोनों एटम्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे और उनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर रिपल्जन की फोर्स डोमिनेट कर जाएगी तो दोनों एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे और उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी। अगर अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, दो एटम्स के दरमियान अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी तो वो एटम्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाएंगे और केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ये 2 दिन की डायरी है, एक दिन में आप लोग पेज नंबर 59 वाला सारा काम कर लें, वो 3 पॉइंट्स तक। नेक्स्ट डे में केमिकल बॉन्ड वाले सारा काम जो कि 59 और 60 दोनों पेजेस पर दिया हुआ है, ये सारा याद कर लें। ठीक है, थैंक यू।